तो अगर ऐसा है कि गुड्डू जमाली के जाने से बसपा का पूरा वोट चला जाएगा, तब तो बसपा पार्टी ही बंद हो जाएगी। क्योंकि यहाँ जब तक सपा, जब तक वो अपना गढ़ बना के रखी थी, तब तक यहाँ गुंडों को पालती थी, गुंडागर्दी करते थे। यहाँ जेल बनाया उन लोगों ने कि गुंडई करो और जेल में जाओ। कि आज हर यादव ये कह रहा है, जहां भी हम लोग जा रहे हैं कह रहे हैं कि भैया जब इन लोगों को 5 यादव लड़ाना था और पांचों यादव इनके घर में ही दिखते हैं, तो ये जब तक हारेंगे नहीं तब तक यहाँ के यादव तो इनको दिखेंगे ही नहीं। कि उनको नाचने नहीं आता इसीलिए वो हार जाते हैं। अगर उनको नाचने आता तो यहाँ वो जीत सकते थे, पर वो नाचना ही नहीं जानते। ये कला है और वो कला भगवान की देन है। आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव, जिनको उनके प्रशंसक, कार्यकर्ता, हम में से कई मीडिया कर्मी खूब निरहुआ के नाम से जानते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। साहब, पहला सवाल तो बहुत सीधा ये, उपचुनाव देखा, उससे पहले का एक चुनाव देखा, तीसरी बार जब आप लड़ाई में हैं, इन तीनों लड़ाइयों में कौन सी लड़ाई सबसे ज्यादा मुश्किल, सबसे ज्यादा आसान लग रही है? सबसे आसान तो इस बार ही है, और उसका कारण है कि पहले तो हम लोग जब आए थे तो नए थे, पर हमको जब 1.5 साल मौका मिला तो हम लोगों ने आजमगढ़ में खूब काम किया है। इतना काम किया है कि जनता भी कह रही है कि पहले कभी नहीं हुआ उतना काम आजमगढ़ में हुआ है 1.5 साल में। तो इस वजह से इस बार की जो लड़ाई है वो आसान हो गई। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आप आसान बता रहे हैं, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि इस बार समीकरण ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार 3 तरफा लड़ाई थी तो फायदा मिला था। क्या समीकरणों का भी असर होता है और 2 तरफा लड़ाई है तो ज्यादा मुश्किल है? इस बार भी 3 तरफा लड़ाई है। किसने कह दिया कि 2 तरफा लड़ाई है? तमाम लोग ये कहते हैं, और मैं तो नाम भी ले लेता हूं, कि गुड्डू जमाली, जिन्होंने पिछले उपचुनाव में अच्छे खासे वोट पाए, लोगों ने कहा कि उनकी ताकत का फायदा आपको ज्यादा मिला। इस बार वो समाजवादी पार्टी पक्ष में चले गए हैं, और वो जो वोट की ताकत है, वो जो तमाम समीकरण है जिसका फायदा मिला, ऐसा कहा जाता है, वो नहीं है। तो अगर ऐसा है कि गुड्डू जमाली के जाने से बसपा का पूरा वोट चला जाएगा, तब तो बसपा पार्टी ही बंद हो जाएगी। बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ रही है, उसका वोट अलग है, और गुड्डू जमाली के अकेले जाने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा उस बार हम लोगों के साथ ओम प्रकाश राजभर जी नहीं थे, इस बार वो भी हैं और अपने पार्टी के साथ हैं, तो इसलिए हमारे लिए और आसान हो गया है। और जबकि सिर्फ वहां गुड्डू जमाली गए हैं, बसपा तो अभी लड़ी रही है। एक तो बसपा की चिंता भी आप खूब कर रहे हैं। अब तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम जितने भी नेताओं, प्रत्याशियों से बात किया, इतनी चिंता करते वो दिखाई नहीं देते। जहां तक आपने ओम प्रकाश राजभर की बात की, उनके समीकरणों की बात की, वापस घूमकर वो सवाल आ जाता है कि क्या आजमगढ़ को जीतने के लिए उन तमाम जातीय समीकरणों का सहारा ज्यादा जरूरी है, या जो आपने पहले सवाल के जवाब में कहा कि विकास, काम, एजेंडा वो ज्यादा बड़ा होता है? सारी चीजें होती है। जैसे काम भी लोग देखते हैं। अब जहां जहां हम लोगों ने अच्छा काम किया है वहां जयकार हो रही है। आप रासेपुर तितरा में जाएंगे तो वहां की जो सड़क है इतनी बढ़िया बन गई, जो कभी कोई बना ही नहीं पाया। यहाँ तक कि 10 विधायक हैं आजमगढ़ में सपा के, उनके गांव की भी सड़क वो लोग नहीं बनवा पाते थे, वो भी हम लोग 1.5 साल में बनवा दिए। तो उसका भी असर है। अब लोग कह रहे हैं कि ये लोग बिना काम के हैं, इनको तो बेकार में ही हम लोगों ने चुन लिया था, एक आदमी 1.5 साल में ही इतना काम करा दिया। तो मुझे लगता है कि हर तरह से समीकरण अपने साथ है। मुझे यही बात जो आपने अभी कहा ना कि 10 विधायक हैं, इसी कारण एक सवाल ये उठता है, एक शब्द बहुत चलता है, आपने भी सुना होगा जब आप यहाँ चुनाव लड़ने आए थे। हम लोग भी जब आजमगढ़ की सियासत को पढ़ते और देखते हैं कि आजमगढ़ गढ़ है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है या परिवार का गढ़ है, इस तरीके की बातें कही जाती है। परिवार से रिश्तों की प्रचार में वो बात भी आती है। कई बार आप लोग कहते हैं, आपके समर्थक कहते हैं कि वो दुहाई देते हैं। मैं उसको दुहाई शब्द ना कहूं, लेकिन एक परिवार के नाते की या गढ़ की वो भी बात करते हैं। क्या वास्तव में आपको लगता है गढ़ है, और वो बोलते हैं कि पिछली जो उपचुनाव की जीत थी वो अपवाद थी? आपने भी सुना होगा, विरोधी खूब कहते हैं आपके बारे में। मुझे लगता है कि अगर आप धरातल पे पता करेंगे तो अभी ये जो विधायक की बात आप कर रहे हैं, ये लोग जब जा रहे हैं चुनाव प्रचार में तो लोग उनको खदेड़ ले रहे हैं, बोले भैया तुम तो दिखे नहीं कभी, अब क्या करने आए हो? तो ये हाल है उनका। और जहां तक परिवार की बात है, वो भी उन पे भारी पड़ रही है। कि आज हर यादव ये कह रहा है, जहां भी हम लोग जा रहे हैं कह रहे हैं कि भैया जब इन लोगों को 5 यादव लड़ाना था और पांचों यादव इनके घर में ही दिखते हैं, तो ये जब तक हारेंगे नहीं तब तक यहाँ के यादव तो इनको दिखेंगे ही नहीं। तो वो लोग भी उनको हराने के लिए तैयार बैठे हैं। प्रचार के दौरान और उम्मीदवार आने से पहले आपने एक बात कही थी, उपचुनावों के बाद से लगातार, कि आपकी लड़ाई, आप कहते थे कि अगर मेरी लड़ाई है तो मेरी लड़ाई अखिलेश यादव से है। अब जब धर्मेंद्र यादव सामने दिख रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि धर्मेंद्र यादव से लड़ाई है, या अभी भी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से अखिलेश यादव से आपकी लड़ाई? मुझे लगता है कि ये लोग तो लड़ाई से बाहर हो गए। उसका कारण ये है
कि 19 में जीते तब भी भाग गए, 22 में हारे तब भी भाग गए, और अब जो है 24 में आए हैं तो जनता पूछ रही है कि आप लोग न 19 के बाद दिखे न 22 के बाद दिखे, तो अब क्या करने आए हैं? ये तो यहीं रहा। 19 में मैं हार गया तो भी यहीं था, यहाँ रह के काम कर रहा था। 22 में जीता तो भी यहाँ रह के काम किया। पर ये लोग जीतते हैं तो भी भाग जाते हैं, हार जाते हैं तो भी भाग जाते हैं। सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं, अभी चुनाव के बाद फिर इनके कार्यालय पे ताला लग जाएगा। और जो आपने अभी धीरे से बिल्कुल कहा था वो वाले सवाल, कि अखिलेश यादव से क्या आपकी अभी भी लड़ाई है? मुझे लगता है कि ये लड़ाई इसलिए है कि ये जो पूर्वांचल के यादव हैं, उनको इनका हक कैसे मिलेगा? जब तक कोई इनसे लड़ेगा नहीं, तब तक ये तो दिखाते रहेंगे कि इनके घर में ही यादव है और पूरे पूर्वांचल में इनको एक भी यादव नहीं दिखता है। अब जब हम लड़ रहे हैं और लड़ के इनको दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ भी यादव है, तो अब इनको दिखने लगेगा। तो लड़ाई तो ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो यादव हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि ये मैं उन्हीं के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। उनको लग रहा है कि मैं उनके खिलाफ हूँ, पर मैं उन्हीं के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ कि भैया जब ये हारेंगे तभी तुम लोगों को भी मौका मिलेगा। इस आजमगढ़ में इतने बड़े बड़े यादव नेता हैं, उनको भी मौका तब मिलेगा जब ये लोग हारेंगे। एक चीज और बताइए, क्या आजमगढ़ को इस बार, क्योंकि उपचुनाव उस फहरिस्त में या उन आम चुनावों के साथ नहीं आता, हम दूसरा अमेठी देख सकते हैं कि जहां पर हाँ दो बड़े कद्दावर नेता, दो लड़ाई, और एक गढ़ को, या एक जो गढ़ कहा जाता है, आप लोग कहते हैं कहा जाता है, वो लोग कहते हैं गढ़ है, उसकी लड़ाई है? क्योंकि अमेठी 2019 हमने देखा, एक सफलता भारतीय जनता पार्टी को इसी तरीके से मिली। क्या आजमगढ़ को भी पूर्वांचल में उसी लड़ाई के तौर पर देखा जाए? मुझे लगता है कि आजमगढ़ भाजपा का गढ़ हो गया है, और उसका कारण ये है कि 1.5 साल में प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने फोकस करके आजमगढ़ में इतना काम किया है। यहाँ विश्वविद्यालय बन गया, यहाँ नई रेल लाइन बन रही है, यहाँ नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, यहाँ रिंग रोड बन रहा है आजमगढ़ में। तो ये सारी चीजें जो हुई है, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने जितनी योजनाएं चलाई है उसका लाभ जो जनता को मिला है, उसके वजह से आज जब हम लोग जाते हैं, चाहे वो दलित बस्ती में जाते हैं या मुसलमानों के भी बीच में जाते हैं, तो वो लोग भी कहते हैं कि हमको जो कुछ मिला है वो मोदी जी ने ही दिया है। इसके पहले तो किसी ने कुछ नहीं दिया। घर भी दिया मोदी जी ने, गैस कनेक्शन दिया मोदी जी ने, शौचालय दिया मोदी जी ने। तो ये तो मुसलमान तक कह रहे हैं कि हमको भी मोदी जी ही पसंद है और हम भी चाहते हैं कि मोदी जी ही आए। सभी वर्गों की बात कर रहे हैं दिनेश जी, मुंबई आप खूब रहे हैं, एक सवाल है, और खासतौर पर हम जैसे लोग जो आजमगढ़ के नहीं हैं, जब आजमगढ़ को पढ़ते हैं तो आजमगढ़ के बारे में एक प्रश्न चिन्ह भी उठता है, एक समय तक उठता रहा। उस छवि को बदलने के लिए मैं बहुत साफ कहता हूं कि आजमगढ़ के आपराधिक इतिहास से जोड़कर तमाम चीजें सर्च होती रहीं, आती रहीं, उसको बदलने के लिए क्या कोशिश बतौर सांसद या बतौर उम्मीदवार आप रखते? हम लोगों ने किया और वो उसमें सफल भी हुए। क्योंकि यहाँ जब तक, जैसा आपने कहा, सपा जब तक वो अपना गढ़ बना के रखी थी, तब तक यहाँ गुंडों को पालती थी, गुंडागर्दी करते थे। यहाँ जेल बनाया उन लोगों ने कि गुंडाई करो और जेल में जाओ। और हम लोग जब आए तो हमने आजमगढ़ में संगीत विद्यालय बनवाया और वहाँ संगीत की पढ़ाई हो रही है। तो ये अंतर हुआ है आजमगढ़ में। आज 22 फिल्में 1.5 साल में बनी है आजमगढ़ में। जिस आजमगढ़ में कोई आना नहीं चाहता था, वहीं 22 फिल्में एकदम निडर होकर लोग बना रहे हैं। ये आजमगढ़ बदला है, इस तरह से बदला है। जो आपने पहली लाइन कही, क्या ये मैं मानूं कि आजमगढ़ के जो आतंक कनेक्शन, जो उस तरीके के कनेक्शन के बारे में लिखा गया, सबूत आए, कई सारी चार्जशीट से लेकर कई सारे मामलों में नाम आया, क्या आपको लगता है कि वो उस समय की सरकार का संरक्षण था, एक पार्टी का संरक्षण था, इसलिए वो छवि बनी, इसलिए वो चीजें यहाँ हुई? बिल्कुल बिल्कुल। जब तक गुंडों को सह नहीं मिलेगा तब तक वो गुंडाई करेंगे नहीं। जब उनको पता है कि अगर एक चौराहे पे किसी बेटी का दुपट्टा पकड़े, अगले चौराहे पे गोली मार दिया जाएगा उनको, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो ऐसी कुछ भी गुंडाई करे यहाँ। तो अब उत्तर प्रदेश में यही राज्य चल रहा है, ये शासन चल रहा है कि हाँ भाई, गुंडाई करोगे तो या तो जेल में या तो सीधा ऊपर। तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है गुंडाई करने की। इस कमरे में आपसे बातचीत कर रहा हूँ, इंटरव्यू कर रहा हूँ, सामने रामचरितमानस है, आगे राम जी की मूर्ति है, यहाँ अयोध्या का राम जी का एक मंदिर है, और थोड़ी देर पहले कुछ लोग आपको भेंट के लिए डाक टिकट लेकर आए। प्रचार में ये शब्द प्रभु श्री राम, अयोध्या, क्या ये भी दिखाई देता है? जनमानस से बात करते हैं, ये भी आपको चीज दिखाई देती है, या आप एकदम से राममय हुए हैं? मुझे लगता है कि मुझे बोलना ही नहीं पड़ता है। जब से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, हम लोग कहीं जाते हैं तो जनता ही जय श्री राम चिल्लाने लगती है, हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज एक एक व्यक्ति जो है वो राममय हो चुका है।
राममय हो चुका है और तमाम जो लोग हैं वो भेंट में भी वही देते हैं, वो भी हमने देखा है। एक चीज और मैं पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि एक सवाल ये उठता है कि क्या आजमगढ़ को उनके स्थानीय नेता, जिसका आपने भी जिक्र किया, वो नहीं मिल सकते? आपके विरोधी भी ये कह रहे हैं कि हम तो फिर भी परिवार का नाता बनाकर रखे, वो तो बाहर ही हैं, एक बार के चुनाव में, और वो तो बहुत साफ कहूं, जो हमारे कैमरे पर भी कहा गया है, जो तमाम समर्थक कहते हैं कि उपचुनाव था, मैनेज हुआ, वो लोग भी बाहर ही हैं। मुझे लगता है कि ये आजमगढ़ में मेरा ननिहाल है। मेरे चाचा की शादी यही हुई है, मेरे बहन की शादी यहाँ हुई है। तो आजमगढ़ में तो आना जाना मेरा चुनाव से पहले से है, बहुत पहले से है। और दूसरी बात, अगर गाजीपुर से मैं आके यहाँ लड़ रहा हूं तो भी मैं यहीं रहता हूं। वो लोग वहां से आके लड़ते हैं, इस बारे में तो कोई टिप्पणी ही नहीं है। टिप्पणी ये है कि आप लड़ने के बाद भाग क्यों जाते हैं? मैं हारा तो यहीं रहा ना। अगर वो लोग भी हार के यहीं रहते तो हम मान लेते कि भाई कोई बात नहीं है, वो आए वहां से, पर चुनाव लड़े, हारे या जीते, यहाँ रह रहे हैं, जनता उनसे बात कह पा रही है, पर वो भाग जाते हैं। बात इतनी सी है। आपने ढेर सारे विकासों की बात बताई अपने पहले सवाल के जवाब में, आप सड़कों की बात करते हैं, तमाम बात करते हैं। मैं बतौर उम्मीदवार पूछ रहा हूँ, अगर काम हो गया तो आगे आने वाले 5 साल के लिए रोड मैप क्या है? अब जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो किन मुद्दों पर आपका प्रचार है? हम लोगों का रोड मैप ये है कि आजमगढ़ को गोरखपुर और बनारस की तरह अगर हमको चमकाना है तो सबसे पहले महायोजना लागू करवानी थी, वो हम लोगों ने करवा लिया। मतलब नींव तैयार हो गई है। अब आगे आने वाले दिन में आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाएंगे। यहाँ जो जो योजना हम लेके आए हैं, चाहे वो रेल पास हुई है, जो नई पटरी बिछ रही है, उसके अलावा जो बड़ी बड़ी ट्रेनें हैं जो बड़े बड़े शहरों से चलती है, उनको भी आजमगढ़ से चलवाएंगे। यहाँ से मुंबई के लिए, यहाँ से दिल्ली के लिए, दुबई के लिए फ्लाइट भी चलवाएंगे। और यहाँ बड़े बड़े उद्योग धंधे भी लगेंगे, क्योंकि महायोजना लागू हो गई है। अब ये आजमगढ़ पूरी तरह से बनारस की तरह बदल जाएगा। आपने उद्योग धंधों की बात की, यूथ के आइकन हैं, खूब फैन फॉलोइंग है आपकी, सुपरस्टार हैं। साथ में एक चीज और पूछी जाती है, जब तमाम युवा मिलते हैं एक सवाल वो बहुत करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में हमने परीक्षाओं में गड़बड़ियां देखी, हमने वो बेरोजगारी के स्तर देखे, हमने वो तमाम प्रदर्शन देखे, और आपके पास भी लोग आकर बताते होंगे, यूपी पुलिस से लेकर तमाम वो चीजें, आरओ ए आरओ। क्या आपको नहीं लगता कि युवाओं पर ध्यान केंद्रित करके कुछ चीजों को बेहतर करने की जरूरत है? कुछ कमियां रह गई, और आप खुद मुंबई से वास्ता रखते हैं, वहां आपको उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के कई युवा मिलते होंगे, इस क्षेत्र में पलायन भी एक दिक्कत है, उसको रोकने के लिए युवाओं को यहीं रहें, यहीं वो टैलेंट बना रहे, क्या उसके लिए भी कोई रोड मैप है, कोई विजन है? बिल्कुल है, और उस पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। आजमगढ़ में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी ने भारत को ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बनाने का पूरा प्लान बना लिया है। तो जब यहाँ ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी तो हमारे जो युवा हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा, खोजने से कोई बेरोजगार नहीं मिलेगा। क्योंकि जब यही सारा मैन्युफैक्चर होगा, चाहे वो दवा का हो, चाहे वो मोबाइल का हो, वो किसी भी सेक्टर का हो, तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेंगे। और यही प्लान बना करके और मोदी जी विकसित राष्ट्र की कल्पना करके और उस पर शपथ लेके काम कर रहे हैं। आपसे 2 सवाल करता हूं, मुझे मालूम है आपको प्रचार के लिए निकलना है। पहली बात, आपकी ज्यादा बड़ी लड़ाई किससे है? एक व्यक्ति से है, धर्मेंद्र यादव बतौर उम्मीदवार, एक पार्टी से है जो अपने गढ़ को बताती रही, या फिर जो आपने अपने कुछ सवालों के जवाब में कहा कि जिस तरीके से आजमगढ़ में एक तरीके के विकास को या तमाम कामों का अवरुद्ध किया गया, उससे ज्यादा बड़ी लड़ाई? सबसे बड़ी लड़ाई यही है कि जब पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बने, और वो बनने जा रहे हैं, तो इस आजमगढ़ को सरकार के साथ रख के ही हम लोग इसको चमका सकते हैं। लड़ाई यही है कि ये जो लोग आजमगढ़ को सरकार से दूर रख के और इसको विकास से दूर कर देते हैं, वो लड़ाई है कि हम इसको दूर नहीं जाने देंगे। हम सरकार के साथ रखेंगे, और सरकार अगर कुछ नए रेलवे स्टेशन बनाएगी तो आजमगढ़ उसमें रहेगा, अगर कुछ हवाई अड्डा बनाएगी तो आजमगढ़ उसमें रहेगा। ये तब संभव हो पाता है जब सरकार का ही सांसद यहाँ है और वो जाकर वहां बात करता है, मांग रखता है कि हमको ये चाहिए ही चाहिए, तब जाके आजमगढ़ में काम हो पाया 1.5 साल में। तो हमारी लड़ाई ये है। इसी का एक सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने आखिरी कह दिया था। आपके कुछ समर्थक और तमाम दिन में हम लोगों से चर्चा कर रहे थे, आजमगढ़ के लोगों ने कहा हवाई पट्टी पहले भी थी, लेकिन अब वो लोगों के लिए एयरपोर्ट बनने जा रहा है। चीजें पहले भी थी, लेकिन सीमित लोग उसका प्रयोग करते थे, अब जनता को मिल रही है। और जो आपने कहा कि सांसद बात रखेंगे, लोगों ने 2 नाम लिए। लोगों ने कहा मुलायम सिंह यादव, फिर भी हम मान सकते हैं कि आजमगढ़ के नेता थे, आजमगढ़ की बात करते थे, लेकिन अखिलेश यादव, उनके बारे में एक विरोध है। आपका क्या मानना है? आप अखिलेश यादव से भी लड़ाई लड़ चुके हैं, धर्मेंद्र यादव से आप सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जैसा आपने कहा
इस क्षेत्र से आपका नाता रहा है, तो क्या आपको लगता है कि जानबूझकर आजमगढ़ को विकास से दूर रखा, किसी एक नेता ने रखा, ताकि फिर वो वोट बैंक का लाभ मिलता रहे? बिल्कुल, क्योंकि एक बार जब 19 में मैं लड़ रहा था, तो अखिलेश यादव जी आए थे आजमगढ़ में और उनका वक्तव्य सुना मैंने। मंच से बोल रहे थे कि अगर बच्चों को भर्ती करने के बाद डंडा ही पकड़ाना है, तो परीक्षा की क्या ज़रूरत है? वो दौड़ निकाल लें, बस उनको डंडा थमा दो। तो मैं उस व्यक्ति की विचारधारा को समझने का प्रयत्न किया कि ये चाहते क्या हैं। तो वो चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे अनपढ़ रहें, वो पढ़ाई लिखाई ना करें। अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, उसका बाप अगर कहेगा कि पढ़ाई करो, तो कहेगा हम दौड़ निकाल लेंगे, हमको नौकरी मिल जाएगी, तो हमको जरूरत क्या है पढ़ने की। और वो जब अनपढ़ रहेगा तभी उनके पीछे चलेगा, क्योंकि वो पढ़ लेगा तब तो वो जान जाएगा कि ये आदमी हमको भरमा के रखा है, गलत तरीके से हमारा इस्तेमाल कर रहा है और हमको हमारा अधिकार लेना है, तो इसी से लड़ना है हमको। क्योंकि अगर 5 यादव लड़ाना है और पांचों घर से ही आदमी ला रहा है, मतलब ये तो सीधा सीधा यहाँ के यादवों का जो हक है वो छीन रहा है। तो ये तो हक तब मिलेगा जब कोई इसी आदमी से लड़ेगा, और वो लड़ेगा जो पढ़ेगा। पर ये चाहता ही नहीं है कि वो पढ़े और लड़े, ये अंतर है। वो चीज आपने 19 के प्रचार में समझ ली थी। एक चीज और पूछता हूँ, क्योंकि आपने 19 का जिक्र किया और अभी भी साहब कई सारे ऐसे कमेंट आते हैं जो आपके प्रोफेशनल करियर के बारे में होते हैं। कई बार आपको ऐसे शब्दों से कहा गया कि मैं उन शब्दों को उसी तरीके से नहीं कहना चाहता। क्या उस तरीके के प्रचार को, उस तरीके के प्रहार को, उस तरीके के वार पलटवार को आप बतौर उम्मीदवार या बतौर व्यक्ति उससे ज्यादा या बतौर कलाकार किस रूप में लेते हैं? मैं बहुत अच्छे से लेता हूँ। मेरा भाग्य है कि ईश्वर ने मुझे कलाकार बनाया है, और ये मेरा भाग्य है कि मैं आजमगढ़ के लोगों को ये कह पाता हूँ कि आपके गांव में शूटिंग भी कर रहा हूँ और आपकी सड़क भी बना रहा हूँ। तो उनको दोनों मजा मिल रहा है कि यहाँ पे शूटिंग हो रही है, तो वो शूटिंग भी देखते हैं, वही अपना पत्र देते हैं कि सड़क बनानी है, वो भी बन जाती है। और दूसरी बात, जो वर्ड वो कह के हमको टारगेट करते हैं, वो मैं कहना चाहता हूँ कि उनको नाचने नहीं आता, इसीलिए वो हार जाते हैं। अगर उनको नाचने आता तो यहाँ वो जीत सकते थे, पर वो नाचना ही नहीं जानते। ये कला है, और वो कला भगवान की देन है। कृष्णा भगवान कलाकार थे, नटराज भगवान कलाकार थे, पर इनकी सोच ही छोटी है, उनको कुछ नहीं कह सकते। और एक कलाकार जो होता है, जैसे मैं कलाकार हूँ और यहाँ मैं 8 फिल्में अगर अपनी बनाता हूँ, तो वो फिल्में बना करके करोड़ों रुपए मैं सरकार को टैक्स के रूप में देता हूँ। और ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ नेतागिरी करते हैं। ये कितना सरकार को देते हैं, पूछिए इनसे। हम तो कलाकार हैं, तो अपना परिवार भी चलाते हैं, और देश के विकास में करोड़ों रुपया हम टैक्स भी भरते हैं, उसी कलाकारी के जरिए, उसी सिनेमा के जरिए। तो ऐसा ही आदमी चाहिए ना, जो अपना भी काम करे, अपना परिवार अपने प्रोफेशन से चलाए और जनता की सेवा भी करे। पर ये लोग तो वही जनता का पैसा लूटने के लिए आते हैं, हमको तो लूटने की आवश्यकता है नहीं। तो अंतर यही है हमारे और उनके में। शूटिंग टर्म बोल दूं कि आपका कभी पैकअप नहीं होता, क्योंकि पैकअप के बाद भी चिट्ठियां मिलने लगती हैं कि साहब ये बना दो, ये बना दो। हाँ, और हम लोग बनाते हैं, जहां शूटिंग होती है वहीं ऑफिस लगा देते हैं। जो भी कोई आया, किसी ने कुछ भी अपना कह दिया कि हमारा ये करना था, ये होना था, वहीं लेटर टाइप होता है, प्रधानमंत्री जी को भेज दिया, मुख्यमंत्री जी को भेज दिया। और इसी आजमगढ़ में 1.5 साल में 12 करोड़ रुपए गरीबों के इलाज के लिए मंगाया हूं। ये लोग अपनी निधि तक खर्चा नहीं कर पाते, क्या बात करेंगे मुझसे। आपने इशारों में इशारा किया था, क्योंकि आप बहुत साफ गोई से बात कर रहे हैं। वापस उस सवाल को पूछता हूँ, आपकी लड़ाई धर्मेंद्र यादव से बतौर उम्मीदवार है या अखिलेश यादव से है? क्योंकि आपके एक बयान का भी खूब हवाला दिया जाता है। आपने कहा था अखिलेश यादव जहां से लड़ेंगे मैं वहां से लड़ लूंगा। अब वो बोलते हैं देखिए वो तो कन्नौज नहीं आए। मैं वही कह रहा हूँ कि उनके पहले मेरा टिकट फाइनल हो गया ना। अगर उनका पहले वहां फाइनल होता तो मैं पार्टी से ले लिया होता, लेकिन उसके कन्नौज चले जाता। 100% लड़ता। मैंने कहा आपको कि जिन लोगों को लगता है कि मैं उनके खिलाफ हूं, उनको पता ही नहीं है कि मैं उन्हीं के हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। कि भाई, इस आदमी को अगर यादव अपने परिवार के बाहर दिखता ही नहीं है, तो हमें दिखाना पड़ेगा। जब तक इस आदमी को हराएंगे नहीं, भारत के अंदर इसको दूसरा यादव दिखेगा नहीं। तो ये लड़ाई तो है मेरी। एक आखिरी चीज वो ये मैं चाह रहा था, उत्तर प्रदेश तीसरे चरण का और देश भी तीसरे चरण का मतदान करने जा रहा है। 2 चरणों में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में मतदान प्रतिशत कम हुआ। आपके कलाकार होने के नाते, आपकी अपनी फैन फॉलोइंग होने के नाते एक अपील मैं चाहता हूं आपसे कि आप तमाम मतदाताओं से, कोई भी मुद्दा कोई भी पक्ष हो, लेकिन मतदान जरूर बढ़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश बहुत कम रहा है, वो आगे चरणों में ना दिखे। मुझे लगता है कि मतदान हमारा सबसे बड़ा अधिकार है और ये सबसे बड़ा पर्व भी है, तो इसको हमको बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। और उस दिन
आप सुबह सुबह तैयार होके जितना ज्यादा से ज्यादा वोट कर सकते हैं करना चाहिए। जो पसंद है उसको करिए, ये हम नहीं कह रहे हैं कि हम ही को करिए, आपको जो पसंद है उसको करिए, पर वोट जरूर दीजिए। और दोनों में से कोई पसंद ना हो तो नोटा भी है वो दबा दीजिए, पर वोट जरूर करिए। बहुत शुक्रिया, अपील की वक्त दिया, और अपील में जो आपने इशारा कर दिया, जो मैं सबसे पहला सवाल पूछा था कि दोनों में से, और लड़ाई इसलिए लोग कहते हैं आजमगढ़ में दो के बीच में है। दो के बीच में ये लड़ाई अभी बसपा और हम लोगों की लड़ाई है, वो तो मैदान से बाहर है, पहले ही बताया मैं। अभी क्या है, जो बसपा प्रत्याशी हैं वो मुसलमान है, तो उनका मुस्लिम और दलित जो बसपा का है उसको लेकर के वो अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि दोनों की लड़ाई, ये तो बाहर है, ये तो लड़ाई के बाहर चले गए उसी दिन जिस दिन ये परिवार से भेज दिए। बहुत शुक्रिया, विरासत से लेकर परिवार और अपने ऊपर लगने वाले आरोपों पर साफगोई से बात करने के लिए, अपने विजन को रखने के लिए दिनेश लाल यादव, जिन्हें वापस मैं कह रहा हूं कि इनके तमाम प्रशंसक कार्यकर्ता लोग, आजकल तो भैया भी खूब कहते हैं, वैसे निरहुआ खूब कहते हैं, अपना वक्त दिया प्रचार के बीच में, बातें की। परिणाम जो भी आएगा वो 4 जून को आएगा, लेकिन अपील पर ध्यान रहे कि कोई भी मुद्दा, कोई भी पक्ष हो, वोट जरूर हो। अपने सहयोगी शामवीर के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, अमर उजाला के लिए, आजमगढ़ से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।